गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स के बारे में बात करेंगे कल के एग्ज़ाम्स के बारे में। और ये जो इम्पॉर्टेंट टिप्स जो एग्ज़ामिनेशन के बारे में हैं, तो इनको मैंने जो है वो 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पहला फर्स्ट जो आपका फोकस है वो है टाइम मैनेजमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ना बच्चों की भी, टाइम की ज़्यादा कमी होती है अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम्स में। अब अकाउंटिंग एग्ज़ाम में जो 3 घंटा है उसको आपने कैसे मैनेज करना है। तो मेनली टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम उन बच्चों के लिए आएंगी जो जिनको सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आएगी। या ऐसे बच्चे जिनकी प्रैक्टिस नहीं है, या ऐसे बच्चे जिनकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी पुअर हैं। तो ऐसे बच्चे जिनको प्रैक्टिस जिन्होंने प्रॉपर नहीं कर पाई, या जिनकी कैलकुलेशंस की प्रॉब्लम रहती है, कैलकुलेशन स्लो हैं, या एक ऐसा बच्चा जिसको पूरा पेपर आ रहा है, अब उसको कैसे अपने पेपर को 3 घंटे में आंसर करना है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ टिप्स दिए हैं टाइम मैनेजमेंट में। तो आपको क्या करना है भाई, पार्ट ए जो है वो टारगेट लेके चलना है कि भाई 2 आवर्स 15 मिनट से लेके 2 आवर्स 30 मिनट्स तक हो जाए। यानी कि 2.25 घंटे से लेके और 2.5 घंटे तक कोशिश करनी है कि आपका पार्ट ए अगर आप पहले कर रहे हो तो वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। और अगर 2.5 घंटे से ऊपर आपका टाइम पार्ट ए में लग रहा है, तो इसका मतलब चांसेस हैं कि आप पार्ट बी छोड़ सकते हो। तो इसके लिए क्या करना है भाई, आप बार बार अगर घड़ी देखोगे तो ये इसमें और टाइम वेस्ट होगा। तो आपको बार बार जो है वो घड़ी नहीं देखनी है। आप बस हर जहाँ भी क्लास में बैठे हो वहाँ पे घड़ी रहती है, और हर 1 घंटे के बाद बेल भी लगेगी। तो आपको जैसे ही बेल लग रही है तो देख लेना है कि आप अभी कहाँ पे हो और आपका पार्ट ए कितना हो गया है। अगर आप पार्ट ए पहले कर रहे हो तो पार्ट ए अगर आप पहले स्टार्ट कर रहे हैं तो इट मस्ट बी कम्प्लीटेड, ठीक है, विद इन 2:30 यानी कि 2 घंटा 30 मिनट में, 2 घंटा 30 मिनट में 2 आवर 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। कोशिश करें इससे ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, अगर टाइम लग रहा है और कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें आप फंस चुके हैं और उसमें ज़्यादा टाइम देंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको टाइम ज़्यादा लगे। अदरवाइज़ जो पेपर सेट होता है वो पार्ट ए ईज़िली अगर आपको आता है तो बहुत आराम से आप उसको 2 घंटा 15 मिनट से 2 घंटा 30 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट बी में जो आपका टाइम मैनेजमेंट होगा वो 30 मिनट से लेकर 45 मिनट के बीच में हो जाना चाहिए। पार्ट बी में आपको ध्यान रखना है कि कंपैरेटिव और कॉमन साइज़ अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बाद में करिएगा, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होता है और ये टाइम ज़्यादा ले लेगा। इसमें अगर आपका थोड़ा बहुत बाद में छूट भी जाता है कंपैरेटिव या कॉमन साइज़ में तो इतने मार्क्स नहीं कटते हैं। फॉर्मेट आपने बनाना है, सारी चीज़ें लिख देनी है, और एब्सोल्यूट चेंज लिख दिया आपने और परसेंटेज चेंज अगर छूट भी रहा है कुछ जगह पे तो इतने मार्क्स नहीं कटेंगे। बट उसके चक्कर में अगर आप बाकी के क्वेश्चन जैसे कैश फ्लो पार्ट बी में छोड़ दोगे या एमसीक्यू छोड़ दोगे तो उसमें आपका लॉस ज़्यादा होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है भाई, 50 मिनट रीडिंग जो आपको करनी है, वो जैसे ही आपके हाथ में पेपर आ रहा है तो उसका क्या करेंगे, उन 15 मिनट्स का क्या करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो मेरी टिप ये रहती है कि जो 15 मिनट्स आपको मिल रहे हैं तो उसमें आप एमसीक्यू क्वेश्चंस या शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करें, और या ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ना स्टार्ट करें जिनके 2 ऑप्शन होते हैं। अब अगर एमसीक्यूज़ में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जा रहे हैं जो आपको देख के ही पता चल जा रहा है कि इनका आंसर क्या है, या जिनमें छोटी मोटी कैलकुलेशंस डायरेक्ट कैलकुलेशंस इन्वॉल्व हैं जो आप देख के पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ भी डॉट करके या कैसे भी उसका आंसर आप अपने माइंड में या कैसे भी रखना है, जो भी मैनेजमेंट करना है आपको ये कंफर्म कर लेना है कि ये इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, और उसको पॉइंट आउट करते हुए जैसे ही आपको टाइम मिलता है तो बाद में उन क्वेश्चंस को आप आंसर कर सकते हो। अगर वो एमसीक्यू है तो सिंपल आंसर लिखना है। अगर शॉर्ट क्वेश्चंस आपने देखे हैं तो उसको समझ लें। और बेटर ये है कि बीच वाले जो 3 या 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आप अवॉइड करें शुरू के 50 मिनट्स में रीड करने में। आपकी स्ट्रेटजी क्या हो, या तो आप 5-7 एमसीक्यू कवर कर लें, ऐसे एमसीक्यूज़ जिनमें बहुत बड़ी कैलकुलेशंस अवॉइड नहीं हो, मतलब जो है इन्वॉल्व नहीं है, छोटी मोटी कैलकुलेशंस हैं, डायरेक्ट आप दिमाग लगा के आंसर निकाल सकते हो। या डायरेक्ट थ्योरी वाले क्वेश्चन जिनका आंसर आप देख के पता लगा सकते हो। तो वो 50 मिनट्स अगर आपने 5 से 6 एमसीक्यू सॉल्व करने में लगा दिए तो आप जो है अपना टाइम बचा लेंगे। 10 से 15 मिनट आप कॉपी खोल के तुरंत उनको आप लिख सकते हैं, उनका आंसर तुरंत राइट डाउन कर सकते हैं। तो इससे आपका 10 से 15 मिनट का जो टाइम है वो बच जाएगा। या फिर अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी कर रहे हैं, जैसे शेयर का कोई क्वेश्चन है या एडमिशन और रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, तो उसमें आपको ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मैं जल्दी कर लूँगा। तो उस क्वेश्चन को पहले सेलेक्ट कर लें। 2 क्वेश्चन आपने रीड किए ऑप्शन वाले, उसमें से एक क्वेश्चन जो आप जल्दी कर लेंगे, जो आपको अच्छे से आता है, वो सेलेक्ट कर लें।
अब कई बार ऐसा होता है कि उसमें से एक ही आता है, ठीक है, तो रीड करने के बाद आपको पता तो चल गया भाई मैंने ये एक क्वेश्चन करना है, तो उसमें बाद में टाइम वेस्ट नहीं होगा जब आप कॉपी पे लिख रहे होगे। थर्ड स्ट्रेटजी क्या है, कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको जिनको एक भी ऑप्शन नहीं आता किसी क्वेश्चन का, उन्होंने दोनों रीड किए, तो फिर आपका सिलेक्शन ऐसे क्वेश्चन का होना चाहिए जिसमें कुछ एक स्टेप्स भी अगर आपको आते हैं तो वो क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लें। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन दो ऑप्शंस में से सिलेक्ट करें जिसमें से थोड़ा बहुत कुछ भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, जिसमें आपको कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाए। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई डायरेक्ट कैलकुलेशंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, जितनी आपकी कंट्रोल में डायरेक्ट कैलकुलेशंस हैं जो आप कर सकते हो, जैसे कुछ परसेंटेज और कुछ रेशियोज़ आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, तो वहाँ पे पेन का यूज़ ना करें, क्योंकि बार बार आप पेन का यूज़ करोगे डिवाइडेशन में, डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे या परसेंटेज या रेशियो पेन से हर बार निकालोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और आपका टाइम अननेसेसरी जो ऐसी कैलकुलेशन जो आप डायरेक्ट कर सकते थे उनमें आप वेस्ट कर दोगे, और आपका टाइम जो है वो वेस्ट होगा, और हो सकता है बाद में कोई क्वेश्चन छूट जाए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है भाई कि डू नॉट वेस्ट मोर टाइम इन सिंगल क्वेश्चन। कई बार क्या होता है कि हमें एक क्वेश्चन पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और हम उस क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर देते हैं, और हमने क्या किया उस क्वेश्चन में कई बार किसी एक पॉइंट में गड़बड़ होने की वजह से या कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होने की वजह से इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं क्वेश्चन में कि आगे के हमारे कई क्वेश्चन छूटने लगते हैं। तो ऐसा एकदम ना करें, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, बाई चांस कोई बैलेंस शीट वगैरह मैच नहीं कर रही, या आपको लग रहा है कहीं कैश फ्लो का मेरा आंसर टैली नहीं कर रहा और ज़रूरत से टाइम ज़्यादा आप उस पर दे चुके हो, तो उसको तुरंत छोड़ दो और उसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाओ। बाद में अगर टाइम मिल जाता है देन इट्स ओके, वरना जितना क्वेश्चन आपने कर दिया है उसमें कुछ ना कुछ मार्क्स तो आपको मिलने वाले हैं ही। उसके बाद में यहाँ पे कैलकुलेशंस ऑन सेम प्लेस। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कैलकुलेशन किसी एक पीछे के पेज पे करते हैं सारे क्वेश्चंस की, ऐसा एकदम ना करें। कैलकुलेशन आप जिस पेज पे आंसर लिख रहे हो उसी पेज पे साइड में आप कैलकुलेशंस करिए, और एग्जामिनर जानता है आपने कैलकुलेशंस की हैं, वो जानता है कि आप वर्किंग नोट या कैलकुलेशंस कर रहे हो। एग्जामिनर क्या करेगा, देखिए कैलकुलेशंस और वर्किंग नोट में दो में डिफरेंस क्या है। कैलकुलेशंस आप जहाँ भी करोगे उस पर एग्जामिनर ध्यान नहीं देगा, बट अगर आपने वर्किंग नोट डाला है तो एग्जामिनर उसको चेक करेगा, उसमें मार्क्स भी देगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, जब वर्किंग नोट बना रहे होते हैं तो सिंपल से कैलकुलेशन आप वर्किंग नोट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए अलग से कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सेम साइड में जहाँ भी आपको जगह मिल रही है वहाँ पे आप प्रॉपर तरीके से अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि जिस पेज पे आपने फॉर्मेट बनाया आप आंसर कर रहे हो वहाँ साइड में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, ठीक है। देन आफ्टर आपको ध्यान रखना है, अगला जो आपका सेक्शन आता है, ये तो टाइम मैनेजमेंट की चीज़ें हो गई, 4-5 पॉइंट है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आप पार्ट ए कर रहे हैं तो 2 आवर्स 15 मिनट से लेकर 2 आवर्स 30 मिनट्स में हो जाना चाहिए। पार्ट बी अगर आप कर रहे हो तो 30 से 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए, और 50 मिनट्स की रीडिंग्स जो आपने जो 10:15 से लेकर 10:30 जब तक आप नोटबुक अपनी ओपन नहीं कर सकते आंसर शीट, तब तक आपको पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टडी कर लेना है और कुछ एमसीक्यूज़ के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है जिससे बाद में टाइम बचे। या फिर आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आप लॉन्ग क्वेश्चंस जो भी हैं, ठीक है, जिनमें जहाँ पे ऑप्शंस हैं उनमें से आप अपनी चॉइस जो है वो पहले से ही सिलेक्ट कर लें रीड करके कि मुझे कौन सा क्वेश्चन इसमें करना है। डायरेक्ट कैलकुलेशंस जहाँ तक आपका कंट्रोल है ना, एक्यूरेसी के साथ जहाँ तक आप कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें, पेन का यूज़ अवॉइड करें, और किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा आप टाइम वेस्ट ना करें। कैलकुलेशन सेम प्लेस पे करें, किसी दूसरे पेज पे ना करें, अदरवाइज़ क्या होगा, आप क्वेश्चन जहाँ पे कर रहे होंगे बार बार अगले पेज पे जाओगे, फिर पिछले पेज पे आ जाओगे, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक्स भी हो सकती हैं और आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई दी। सेकंड पार्ट जो पेपर का होता है ना वो होता है प्री एग्ज़ाम मैनेजमेंट। अभी कई बच्चे हैं वो पढ़ाई कर रहे होंगे, तो मेरी उनको एडवाइस ये है कि भाई अब जो आप चीज़ें सीख चुके हैं वो सीख चुके हैं, जो भी आपकी तैयारी है सबकी अपने अपने लेवल की तैयारी है, किसी ने ज़्यादा तैयारी की है, किसी ने सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, हो सकता है किसी की 80 मार्क्स की प्रिपरेशन हो गई हो, किसी की 70 की, किसी की 50। इन सारी चीज़ों से ऊपर अब ये चीज़ आएगी कि आप अपने पेपर का और पेपर से पहले का जो प्री पीरियड है और ड्यूरिंग द पेपर एग्जामिनेशन आप उसका मैनेजमेंट कैसे करते हो, उस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा कि आपने जो तैयारी की है वो रिज़ल्ट देगी या नहीं देगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्री एग्ज़ाम में कुछ एक टिप्स हैं, जैसे यू विल हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप। एक गुड स्लीप लें, प्रॉपर स्लीप इन द सेंस कि आपको एक अच्छी स्लीप लेनी है। ऐसा ना हो कि आप रात भर पढ़ते रहें
और सुबह जाएं एग्ज़ाम में, सर भारी हो जाए, तबीयत ख़राब हो जाए और आप कैलकुलेशंस भी ना कर पाएँ। तो 5 से 6 घंटे की मिनिमम आपको नींद लेनी है, ज़्यादा नहीं, 8-10 घंटे भी नींद नहीं लेनी, बस 5-6 घंटे की जो नॉर्मल नींद होती है, एक हेल्दी स्लीप जो होती है वो लें। उसके बाद में गिव टाइम बिफोर एग्ज़ाम। इसका मतलब ये नहीं कि एग्ज़ाम के पहले आपको पढ़ना है, इसका मतलब ये है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 10:30 से स्टार्ट होना है, तो आप जो है वो 8:30 या 9 के बाद में कुछ भी ना पढ़ें। अपने माइंड को 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटा, डिपेंडिंग ऑन जितनी देर में आप फ्रेश हो सकते हैं, रिफ़्रेश हो सकते हैं, उतना टाइम ज़रूर दे दें। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप पेपर के एग्जैक्ट पहले तक, जस्ट पहले तक मगअप करते रहोगे। उसमें ये होगा कि आपका जो एक माइंड की जो वर्किंग कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाएगी और एग्ज़ाम में आपका माइंड जो है हो सकता है अप टू दी मार्क परफॉर्म ना कर पाए। ठीक है, तो आपको रिफ़्रेश लेना है, जैसे मतलब जो एक प्रॉपर आपका 1-1.5 घंटे का ब्रेक है सुबह के टाइम में, वो ले के फिर डायरेक्ट एग्ज़ाम में जाना है। ये नहीं कि एग्ज़ाम के गेट के बाहर खड़े हैं और वहाँ भी आप पढ़ रहे हैं। अभी आप क्या करेंगे, आप इवनिंग में और मॉर्निंग में जो भी आपके पास टाइम है, तो मेन थ्योरी पॉइंट्स जितने भी हैं उनका रिवीजन ज़रूर कर लें। जैसे शेयर्स के मेन जो भी नोट्स बनवाए गए हैं आपको, या पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर जिसमें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर्स के राइट्स क्या हैं, पार्टनर्स की ड्यूटीज़ क्या हैं, प्रोविजंस इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, डिवेंचर्स में कुछ छोटी मोटी जो थ्योरी है। ठीक है, उसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है, उसमें जो शुरू के 2-3 चैप्टर्स हैं, जैसे कैश, ठीक है, कैश फ्लो हो गया, रेशियो हो गया, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती हैं, लिमिटेशंस क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो इन पे थोड़ा सा फोकस करें, थ्योरी का थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन कर लें। एंड मेक द रिवीजन ऑफ इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स एंड ट्रिक्स। अब न्यूमेरिकल लगाने का टाइम नहीं है, अब क्या है कि जो भी इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स में गुडविल के क्या ट्रीटमेंट होते हैं, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉसेस, तो जितने भी ट्रीटमेंट्स और जो भी एमसीक्यूज़ की ट्रिक्स हैं उनको आप अच्छे से रिवाइज कर लें। अब इतना टाइम नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप बार बार लगा पाओगे, अब आपके पास बस इतना टाइम है कि आप उन ट्रिक्स का और उन ट्रीटमेंट्स का एक वन शॉट रिवीजन कर लें, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी कल कन्फ्यूज़न ना हो। देन आफ्टर आपका ये प्री एग्ज़ाम मैनेजमेंट के बाद में हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो आता है, यानी कि अगला जो पोर्शन है वो है क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट। क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा, आप उसे कैसे मैनेज करेंगे, यानी कि क्वेश्चन पेपर कैसे करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, और कितना टाइम की तो बात पहले ही होगी, कितने टाइम में हो जाना चाहिए वो मैंने पहले ही बता दिया। तो आपका पेपर जो आएगा क्वेश्चन पेपर, वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। एक होगा पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। बच्चों पार्ट बी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। उसमें और में ऑप्शन में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग दिया होता है, वो आपको टच नहीं करना है। बार बार बोल रहा हूँ, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आपको टच नहीं करना है। कई बच्चों को पता नहीं होता है और वो उसको टच करते हैं, और मतलब एकदम बगैर किसी डाउट के आपको सिर्फ फिनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ही पार्ट बी में करना है। उसमें जो ऑप्शन में है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, उसको टच नहीं करना। ठीक है, तो अभी पार्ट ए है आपके पास में और है पार्ट बी। अब कहाँ से आप स्टार्ट करोगे आपका डिसीजन है। आप चाहें तो पार्ट ए से स्टार्ट कर दो, आप चाहो तो भाई पार्ट बी से स्टार्ट करो, इट्स अप टू यू। बट मेरी एक एडवाइस है कि जहाँ से भी आप स्टार्ट करोगे, अगर आप पार्ट ए स्टार्ट कर रहे हो या पार्ट बी स्टार्ट कर रहे हो, तो जो भी आप स्टार्ट कर रहे हो तो बेटर ये है कि आप स्टार्ट करिए लॉन्ग क्वेश्चन से। मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट आंसर लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चन में इसलिए बोलता हूँ, कई बार बच्चे स्टार्ट करते हैं, जैसे पार्टनरशिप फर्स्ट पोर्शन उन्होंने स्टार्ट किया पार्ट ए, और एमसीक्यूज से स्टार्ट किया। एमसीक्यूज कई बार बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, उसके चक्कर में जो लॉन्ग क्वेश्चंस आपको आते हैं वो आप छोड़ देते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स एकदम ना करें। हमेशा कोशिश ये करें कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस या ठीक है शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आते हैं, 3 मार्कर, 4 मार्कर या 6 मार्कर्स वहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट में आपको ध्यान रखना है कि आंसर सबसे पहले आप उन क्वेश्चंस के करिएगा जो आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैंने ये पढ़े हैं और मैं इनको कर लूँगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन जो आपको आता है और जो आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप कर लेंगे, वो छोड़ के मत आइएगा, उसमें आपने अटैम्प्ट ज़रूर करना है। ऐसे क्वेश्चन पहले पकड़िए, चाहे आप पार्ट बी पहले कर रहे हो, चाहे पार्ट ए पहले कर रहे हो, एग्जामिनर आपकी पूरी आंसर शीट चेक करेगा।
अगर लास्ट पेज पे भी अगर आपने कोई आंसर लिखा हुआ है और बीच में एक पेज छूटा हुआ भी है तो भी वो पीछे तक जाके चेक करेगा। तो एक चीज़ की टेंशन माइंड में नहीं रखनी है कि हमारी कॉपी चेक नहीं होगी, पूरी कॉपी चेक होगी। सीबीएसई आपको पूरी फ्रीडम दे रहा है, कहीं से कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। एडवाइजेबल ये है कि अगर आप पार्ट ए कर रहे हो तो पहले पूरा पार्ट ए कंप्लीट कर लो, और अगर आप पार्ट बी पहले स्टार्ट कर रहे हो तो पहले पार्ट बी कंप्लीट कर लो, उसके बाद पार्ट ए पे आओ। तो जो भी आपको आते हुए क्वेश्चंस हैं वो एक भी नहीं छोड़ने, उनको पहले करना है, चाहे वो 3 नंबर का है, चाहे वो 4 नंबर वाला हो, चाहे वो 6 मार्क्स वाला हो। मार्क्स से फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वो क्वेश्चन कॉन्फिडेंटली आना चाहिए। आप पहले उनको कवर कर लो, उसके बाद में फिर आ पाइए ऐसे क्वेश्चंस पे जिन पे आपका कमांड कम है या जिसमें आप थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम है, तो उसमें भी आपको आंसर लिखना है। मैंने आगे लिखा हुआ है ट्राई टू आंसर मैक्सिमम क्वेश्चंस। मैक्सिमम क्वेश्चंस का मतलब पहले आपने वो क्वेश्चंस कर लिए जो आपको सॉलिड आते हैं, उसके बाद में आप उन क्वेश्चंस को भी करें जो आपको कम आते हैं। हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे बच्चों, स्टेप मार्किंग है, मैंने नीचे लिखा हुआ है देखिए। अभी क्या होता है अकाउंटेंसी में, स्टेप मार्किंग है, ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता। आप डिससॉल्यूशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर आपने रियलाइजेशन बनाया है तो रियलाइजेशन में जो ट्रांसफ़र आप करते हैं ना असेट्स और लाइबिलिटीज, उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं, रीवैल्यूएशन का मार्क्स अलग है और पार्टनर्स कैपिटल का मार्क्स अलग है। आप शेयर का क्वेश्चन कर रहे हैं, भले आपको उसमें कुछ नहीं आता, आप ड्यू की जनरल एंट्रीज डाल दो, जितना आता है वो डाल दो। अमाउंट नहीं आते बगैर अमाउंट की जनरल एंट्री डालो, बट करो ज़रूर, आपको स्ट्रगल करना है। कोई भी क्वेश्चन जिसमें कुछ भी नहीं आता उसमें भी फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि इससे मैं 1 या 2 नंबर कैसे भी निकाल लूँ। ठीक है, यानी कि स्ट्रगल वाली अप्रोच आपको बना के रखनी है और कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है ना। देन आफ्टर उसके बाद में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है स्टेप्स इन ईच क्वेश्चन। इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन में हो सकता है आपको पूरे क्वेश्चंस ना आते हों, है ना। कोई दिक्कत नहीं है, पूरे क्वेश्चन नहीं आते हैं, जितना आता है उतने स्टेप्स आप करने की कोशिश ज़रूर करें, छोड़ें मत। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, व्हाट आई सेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने कर सकते हैं उतने करें। पहले वो जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं, उसके बाद में वो जिनमें आप लेस कॉन्फिडेंट हैं, और बाद में अगर टाइम बचता है तो उन क्वेश्चंस को टच करें जो आपको लगभग लो कॉन्फिडेंट वाले क्वेश्चन हैं, जिन पे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है। फिर भी उसमें कोशिश ये करें कि जो भी कुछ आता है वो आंसर कर दें। तो स्टेप्स इन ईच क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम जितना भी आप कर सकते हो एक क्वेश्चन में वो आप करने की कोशिश करें। फोकस ऑन रिक्वायरमेंट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चों क्या होता है कि ना हम लोग क्या करते हैं, कई बार क्वेश्चन में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ते कि रिक्वायरमेंट क्या है। कई बार क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज़ होती हैं, जनरल एंट्रीज़ पूछी जाती हैं गुडविल को रिकॉर्ड करने की, और हम उसमें सारी जनरल एंट्रीज़, अगर रिजर्व दिया है वो भी बांट देते हैं, लॉस दिया है वो भी बांट देते हैं, है ना। क्वेश्चन में पूछा गया कैश फ्लो ऑफ ऑपरेटिंग, और हम उसमें जल्दबाजी में इन्वेस्टिंग भी छाप देते हैं, फाइनेंसिंग भी छाप देते हैं और टाइम अपना वेस्ट करते हैं। तो जैसे ही आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो ख़ास तौर पे और शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हो, उन क्वेश्चंस में क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, प्लीज़ बहुत ध्यान से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ज़रूर मार्क कर लेना, है ना। ये इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, पूछा क्या गया है, उसको दिमाग में रखने के बाद ही आंसर करें। कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन में खाली रियलाइजेशन अकाउंट पूछा जाता है और बच्चे पार्टनर्स कैपिटल भी बना जाते हैं जल्दी में, क्योंकि उनकी हैबिट में है, वो वैसे ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ऐसे मिस्टेक गलती से भी ना करें। रिक्वायरमेंट हर क्वेश्चन में ज़रूर देखना है आपको। कई बार क्वेश्चन में पूछी जाती है कैश बुक और बच्चा सीधे जनरल एंट्रीज पास कर जाता है, उसके बाद में बोलता है कि यार मैंने तो कैश बुक बनानी थी, बनाई नहीं। या कई बार कैश बुक पूछी ही नहीं जाती और फिर भी कैश बुक बना देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको रिक्वायरमेंट ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। सबसे बड़ी मिस्टेक जो क्वेश्चंस में बच्चे करते हैं, रेशियोज़ को रीड करने में करते हैं। पार्टनरशिप के क्वेश्चन में जनरली ये बहुत कॉमन मिस्टेक है कि ओल्ड रेशियो कहीं पे दिया है, नया पार्टनर आया या एक पार्टनर रिटायर हुआ, न्यू रेशियो की हिंट क्वेश्चन में दी होती है, या किसी पार्टनर के सेक्रीफाइस या गेन की इन्फॉर्मेशन दी होती है, और हम उसको सही से नहीं पढ़ते हैं और अपनी मर्ज़ी से रेशियो निकाल के क्वेश्चन लगा बैठते हैं और पूरे क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं। तो ऐसा मत करिएगा, इसीलिए मैंने बोला रीड क्वेश्चन केयरफुली। आपको जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो ना उसको बहुत केयरफुली रीड करना है, ख़ास तौर पे जहाँ पे रेशियोज़ वाला पोर्शन जो होता है, जहाँ पे न्यू रेशियो दिया है या सेक्रीफाइस की जो इन्फॉर्मेशन है, कहाँ पे क्या लिखा है। अगर लिखा है एक्स सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, तो उसको दिमाग में रखना है आपने। अगर लिखा हुआ है एक्स सेक्रीफाइस 1/4 फ्रॉम हिज शेयर,
तो उसको केयरफुली रीड करें। मतलब बड़ा सिंपल सा है कि जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज इट इज़ उसको ध्यान से पढ़ें, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कई बार गुडविल अपीयर्स लिखी होती है और हम उसको गुडविल वैल्यूड पढ़ लेते हैं और गुडविल वैल्यूड को गुडविल अपीयर्स समझ बैठते हैं। तो ऐसी मिस्टेक्स एकदम ना करें, ठीक है। रीड क्वेश्चन केयरफुली। तो ये पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। देखिए, क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट। आप कोई भी एक सेट स्टार्ट करें, यानी कि कोई भी पार्ट स्टार्ट करें, चाहे पार्ट ए चाहे पार्ट बी, बट जब करें तो उसको पूरा का पूरा कंप्लीट करें। उसके बाद सेकंड पार्ट पे जाएं। उसके बाद में आप क्या करें, फर्स्ट पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को आंसर करें, फिर शॉर्ट क्वेश्चंस को, फिर एमसीक्यूज़ को, ठीक है। ये सीक्वेंस में पेपर करने की कोशिश करें। पहले वो क्वेश्चंस आप करिए जिनमें आप कॉन्फिडेंट हैं, जिनमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, उनको एकदम नहीं छोड़ना है। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ना है जिस पे आप कॉन्फिडेंट हैं। ट्राई टू आंसर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके आप आंसर करें। एमसीक्यू तो छोड़ना ही नहीं है कोई भी, ठीक है। और हर क्वेश्चन में जो भी आप अटैम्प्ट कर रहे हैं, भले पूरा क्वेश्चन नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, अपना मॉरल लो ना करें। आप जितना आता है उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है वो करने की कोशिश करें। देन आफ्टर आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, फोकस ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ें, उसके बाद क्वेश्चन करें और केयरफुली रीडिंग करें। जहाँ पे खास तौर पे रेशियोज़ की बात आती है, परसेंटेज की बात आती है वो। तो पहला पोर्शन बच्चों हमारा हो गया, मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। देखिए, फर्स्ट पोर्शन मैंने आपको बताया टाइम मैनेजमेंट। दूसरे नंबर पे मैंने बात की अभी प्री एग्ज़ाम मैनेजमेंट। प्री एग्ज़ाम में अच्छी नींद लेनी है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और एग्ज़ाम जब आप देने जा रहे हैं, क्लासरूम में एंटर करेंगे तो वॉशरूम होके जाएं। ये नहीं कि एग्ज़ाम के बीच में एक एक दो दो बार जा रहे हैं आप। पानी की बोतल अगर हो सके तो साथ में लेके बैठें, अदरवाइज़ पानी की सिप लेते रहें जिससे एंग्जाइटी ना हो। तो इन सब चीज़ों का आपने मेंटेनेंस रखना है, ध्यान रखना है। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए बॉडी में, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट प्रॉपर करें, जैसे मैंने बताया आपको। सेम इन पॉइंट्स को, सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिएगा आप जाते टाइम। लास्ट पोर्शन आता है आपका आंसर शीट मैनेजमेंट, जो एक बहुत बड़ा पोर्शन है और बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, है ना। अब आंसर शीट मैनेजमेंट में क्या ऐसा करना भाई, आंसर शीट तो सबको एक ही जैसी मिलनी है। तो आंसर शीट मैनेजमेंट में क्या है ना कि बच्चों कहाँ पे गलती करते हैं, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जो मेरा पास्ट एक्सपीरियंस है, वो ये सारे पॉइंट्स नोट किए हैं। तो इसमें फर्स्ट मिस्टेक जो होती है, बच्चे फॉर्मेट्स अक्सर जो है वो गलत कर देते हैं, है ना। तो पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है भाई फॉर्मेट्स का। फॉर्मेट्स प्रॉपर होने चाहिए। रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट है तो वो प्रॉपर हो। अमाउंट पर्टिकुलर्स ऊपर बाकायदा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और साथ में ध्यान रहे डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में हो। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट आप बना रहे हैं तो सारे कॉलम्स प्रॉपर हों, ठीक है। लाइनें स्केल का यूज़ आपको नहीं करना है, कोशिश करें ज़्यादातर फॉर्मेट आप ऐसे ही बना लें, टाइम वेस्ट ना करें। लाइन थोड़ी सी अगर तिरछी हो जाएगी उसका मार्क्स नहीं कटेगा। फिगर्स एंड जो भी आप लिख रहे हैं वो करेक्ट होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है कैलकुलेशन ऑन साइड। साइड में ही कैलकुलेशन मैं पहले ही बता चुका हूँ। वर्किंग नोट प्रॉपर बनाएं, जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है, डू कैलकुलेशंस प्रॉपरली, तो वहाँ पे आपको वर्किंग नोट बना के दिखाना है। अगर एडजस्टमेंट्स का कोई क्वेश्चन आ गया पार्टनर्स कैपिटल के, तो वर्किंग नोट आपको बनाना ही बनाना है, ठीक है। तो उसमें वर्किंग नोट को आपको दिखाना है कि न्यू के बेसिस पे कैसे ओल्ड का निकाला है, ओल्ड के बेसिस पे कैसे न्यू का निकाला है। डू नॉट ओवर मेकअप। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि मैंने देखा है कि वो कॉपीज़ को सजाते हैं पहले जाके, जैसे कॉपी खोलेंगे तो कम से कम 10 मिनट वो लाइनें खींचते हैं। इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके कोई मार्क्स बढ़ते नहीं है, कुछ कम नहीं होते। तो ये सब मत करिए, इसमें टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। कोई कॉपी को आपने ओवर मेकअप नहीं करना, लाइनिंग वाइनिंग खींचने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। राइटिंग भी हल्की पुल्की ख़राब हो जाएगी ना डॉक्टर वाली, एंड में टाइम कम बचता है, आप राइटिंग में फोकस नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर वाली राइटिंग में आंसर सही है, फिगर सही है, यू विल गेट फुल मार्क्स। अकाउंट्स में ये रूल है। उसके बाद में आएगा आपका लॉन्ग आंसर्स ऑन लेफ्ट राइट पेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। बच्चे क्या करते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ा, अब उसको पहले वाले पेज पे ले रहे हैं और साइड वाले अगले वाले पेजेस पे वो चला जा रहा है। तो ऐसी मिस्टेक ना करिए। आप क्या करिए, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जैसे कैश फ्लो हो गया, पार्टनरशिप के बड़े क्वेश्चंस हो गए, एडमिशन के, रिटायरमेंट के, जहाँ पे रीवैल्यूएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, तो उसको लेफ़्ट राइट करिए। तो लेफ़्ट राइट करने से आपका टाइम बचेगा। तो लेफ्ट साइड में रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल हो गया, उसी को देख के राइट साइड में आप बैलेंस शीट भी बना लेंगे, नीचे वर्किंग नोट बन जाएगा। अब कई बार बच्चे क्या करते हैं, पेजेस के मैनेजमेंट ना उनको पता होने की वजह से वो राइट वाले पेज पे करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर अगले पेज पे जाती है उनकी बैलेंस शीट और वर्किंग नोट। उसमें बार बार पेज पलटना पड़ता है, टाइम भी ख़राब होता है और उसमें गलतियां होने के चांसेस भी आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा एकदम ना करें। पेपर, ये आंसर शीट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है।
इसमें पहले नंबर पे प्रॉपर फॉर्मेट्स आपके सारे प्रॉपर होने चाहिए। जल्दबाजी में फॉर्मेट्स जो है वो गलत ना हो। कैलकुलेशन साइड में ही कर लें। वर्किंग नोट्स साइड में जहाँ जगह हो वहाँ बना लें। डू नॉट मेकअप, पेपर में ज़्यादा आपको कॉपी बनाने में टाइम नहीं लेना है, ज़्यादा लाइनें वाले नहीं खींचनी है। लाइन विदाउट स्केल खींचें, कोई दिक्कत नहीं है कि सीधी लाइन आ जाती है विदाउट स्केल। हाँ, हो सकता है उतनी सीधी नहीं है बट सीधी आएगी, उसका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। आंसर्स जितने भी हैं लॉन्ग वाले उनको लेफ़्ट राइट करने की कोशिश करें। और अगर कोई पेज एक इधर इधर रह गया, जैसे कि मान लीजिए लेफ़्ट राइट आप कोई आंसर लिख रहे हैं, तो हो सकता है एक पेज जो है वो आपका बच जाए, तो उस पर जो बच जाए उस पर आप कोई ऐसा क्वेश्चन कर लीजिए जो उस पर एक पेज में आ जाएगा। और फिर भी बच रहा है तो छोड़ दो यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये चीज़ों का आपका ध्यान रखना। ये 4 स्टेप्स में मैंने आपको पूरा का पूरा जो भी मेन टिप्स या मेन प्रिकॉशंस थे वो आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। बाकी जिसकी जैसी भी तैयारी है, कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखना है। अगर थोड़ा सा भी बच्चा स्मार्टनेस के साथ और ये मैंने जो चीज़ें बताई हैं उनको ध्यान में रख के पेपर देता है, तो उसकी भले ही 30 नंबर की तैयारी है या 40 नंबर की तैयारी है या 80 में 80 नंबर की तैयारी है, वो बहुत अच्छा पेपर कर लेगा। और क्लासरूम के बाहर जब आएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल उसका हाई होगा, क्योंकि अगला पेपर बिजनेस स्टडीज़ का है। तो आपको जितना भी आता है उनको इन चीज़ों को में ध्यान में रखते हुए आपने एग्ज़ाम देना है, जिससे आपका जो भी आ रहा है उस नॉलेज का बेटर यूटिलाइजेशन आपकी नोटबुक में हो, आंसर शीट में हो और आपको मार्क्स मिलें। कॉन्फिडेंस लेवल कहीं भी लूज़ नहीं करना। कोई क्वेश्चन गलत हो जा रहा है तो कई बच्चे घबरा जाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लूज़ कर देते हैं और आगे के क्वेश्चन में डीमोटिवेट होते हुए उन्हें भी गलत कर देते हैं। तो डीमोटिवेशन का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो आप एक चीज़ माइंड में ये रखिएगा कि कहीं जहाँ पे गलती है वहाँ के मार्क्स कटेंगे और जहाँ तक आपने सही किया है यू विल गेट मार्क्स। तो आप कुछ भी लूज़ करने नहीं जा रहे हैं। जैसे ही अगर एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, गलतियाँ कर रहे हैं, तो आप उसको छोड़ दो, अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाओ। जिगजैग कटिंग ना करें, सिंपल एक कटिंग कर दें अगर कोई क्वेश्चन गलत है ना। इतनी ज़्यादा कटिंग ना करें कि वो अगले पेज पे भी पीछे से दिखाई दे। तो ये आपका आंसर शीट मैनेजमेंट है जिस पे हमने बात की। इसके अलावा कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो मेरे पर्सनल नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा एंड आई विश यू ऑल वेरी गुड लक। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।